किसी किसी दिन आप लोगों ने भी नोट किया होगा, मार्केट अचानक 3 बजे के बाद में क्रैश हो जाता है। 3 बजे तक सब कुछ सही चल रहा था, मार्केट बिल्कुल स्टेबल था। लेकिन 3 बजे के बाद में 3 बजते ही मार्केट 2-3% क्रैश हो जाता है और कुछ जो स्टॉक्स हैं वो 5% तक का करेक्शन हो जाता है। और जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, खास करके जो ऑप्शन सेलर्स, उनका तो हालत खराब हो जाता है, क्योंकि प्रीमियम इतना स्पाइक मार देता है, उनका सारे एसएल हिट हो जाता है। और जो बायर्स हैं, बायर्स का भी क्या है, अगर वो कोई बाई पोजीशन ले रखा है उस बड़ा क्रैश की वजह से उनका सारे एसएल हिट हो जाता है। और कोई ट्रेडर्स है जो ऑप्शन बाई करना चाहते हैं, मतलब सपोर्ट में आने पर कॉल को बाई करना चाहता है और वो उस सपोर्ट के वेट कर रहा था, उस सपोर्ट में आते ही वो अपना बाई ऑर्डर डालते हैं, उनका भी एसएल हिट हो जाता है। कोई भी सपोर्ट वहां पर काम नहीं करता है, एक के पीछे एक सारे सपोर्ट ब्रेक हो जाता है। उसका एक रिसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ कि 29 मई को, इस साल 29 मई को 3 बजे तक मार्केट बिल्कुल स्टेबल था। स्टेबल मतलब करेक्शन हो रहा था लेकिन पैनिक नहीं था। लेकिन 3 बजते ही निफ्टी 150 पॉइंट क्रैश हो गया और कुछ स्टॉक्स में तो बहुत ज्यादा करेक्शन हो गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं स्टॉक्स कौन कौन सा था। आरवीएनएल, कल्याण ज्वेलर्स, हुंडई मोटर्स इंडिया एंड जुबिलेंट, इसमें मासिव करेक्शन हो गया। क्यों हुआ है, इसका वजह क्या है? इसका वजह है एमएससीआई रीबैलेंसिंग। क्या ये एमएससीआई रीबैलेंसिंग प्रेडिक्टेबल था? हाँ, बिल्कुल। एमएससीआई रीबैलेंसिंग एक शेड्यूल्ड इवेंट है। ये लगभग 17-18 दिन एडवांस में अनाउंस किया जाता है, ये इवेंट होना ही है। लेकिन इसके बारे में कोई न्यूज में भी नहीं आता है, कोई इन्फ्लुएंसर भी बात नहीं करता है। इस वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो कॉमन ट्रेडर्स हैं, जो छोटे छोटे क्वांटिटी में ऑप्शन बाई या सेल करना चाहता है, उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है उस वजह से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। मैं कुछ डेट्स का चार्ट दिखाता हूँ, डे कैंडल। ये 29 मई का कैंडल है, ये डे कैंडल है, ये अगर रेड कैंडल है, ये पूरा डे बेरिश था। ये कैंडल देखो, 27 फरवरी का कैंडल है, ये भी एक रेड कैंडल है। 28 नवंबर 25 का रेड कैंडल देखो, ये भी एक रेड कैंडल है, एक इन्वर्टर हामर टाइप का रेड कैंडल है ये भी एक मासिव सेलिंग कैंडल है, ये भी। तो पिछला एक साल का मैंने ये एग्जांपल दिखाया, चारों दिन मार्केट बेरिश है। अब आप लोगों को लगेगा बैक टेस्टिंग करके डेटा दिखाना कोई भी कर सकता है, ऐसे नहीं है। इसका आने वाला जो डेट्स है वो भी मैं बता सकता हूँ, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। अभी आने वाला डेट का इसका शेड्यूल हो रखा है 28 अगस्त 26 इसी साल, और 30 नवंबर 26 इसी साल, और 26 फरवरी 27 अगले साल। ये नेक्स्ट आने वाला 3 क्वार्टर्स का रिबैलेंसिंग का डेट है। इसका नोट करके आप लोग खुद लाइव मार्केट में टेस्टिंग कर सकता है। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ एमएससीआई रिबैलेंसिंग के दौरान क्या होता है, एमएससीआई रिबैलेंसिंग क्या होता है, और हम इसके दौरान कैसे सेफ रह सकता है। अगर आप इसके दौरान ट्रेड करके पैसा कमाना चाहता है, मुनाफा कमाना चाहता है, तो हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू कॉन्ट्रैक्ट नेशन। अब देखते हैं एमएससीआई क्या है। एमएससीआई का मतलब है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। मॉर्गन स्टैनली एक हेज फंड जैसी एक इंस्टीट्यूशन है, ये न्यूयॉर्क बेस्ड है, अमेरिका बेस्ड है। ये क्या करता है, विदेश कंट्रीज का जो स्टॉक मार्केट है वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, कोरिया, ताइवान, जो भी कंट्रीज में ये पैसा इन्वेस्ट करते रहता है। लेकिन वहां पर कोई भी देश में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें उस इकोनॉमी का या स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए कोई एक इंडेक्स का जरूरी होता है। जैसे अभी इंडिया में है, हम क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स को यूज करते हैं। तो आपको लगेगा, तो जब हमारा पास इंडिया में ऑलरेडी निफ्टी और निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे जो इंडेक्स है, तो हमने एक अलग इंडेक्स बनाने की क्या जरूरत है। वो क्या करता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स को वो फॉलो नहीं करते। वो क्या किया हुआ है, उन लोगों ने किया हुआ है एक उनका एक खुद का एक इंडेक्स बनाया। इंडेक्स या मतलब जो हमारा जो स्टॉक मार्केट में जो सबसे वेटेज, हेवी वेटेज, वैल्यूएशन और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनीज है, वो स्ट्रॉन्ग कंपनीज को
इकट्ठा करके एक इंडेक्स बनाया हुआ है। इसको बोलते हैं MSCI इंडिया इंडेक्स। MSCI इंडिया इंडेक्स जैसे MSCI का चाइना है, ब्राजील है, रशिया, हर कंट्रीज का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो अलग अलग इंडेक्स बनाया हुआ है। अभी हम इंडिया का एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया के लिए क्या है, MSCI इंडिया इंडेक्स बनाया हुआ है। इस इंडेक्स के अंदर आज के डेट में जो 31 मार्च 2026 इसी साल के आधार पर 164 स्टॉक्स को इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। 164 ऐसे स्टॉक है जो इंडियन इकोनॉमी का जो टॉप क्वालिटी वाला फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और परफॉर्मेंस बेस्ड और टेक्निकली भी जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, ऐसे 164 कंपनीज का एक ग्रुप बनाया हुआ है। उनका पूरा वैल्यूएशन का वैल्यू निकाल के एक इंडेक्स बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं MSCI इंडिया इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स का वेटेज इतना ज्यादा है क्योंकि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट का 85% उसके अंदर कवर किया जाता है, उतना स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। जैसे इंडिया में निफ्टी है और बैंक निफ्टी है। निफ्टी के अंदर क्या है, जो टॉप 50 कंपनी का एक ग्रुप बना हुआ है, एक इंडेक्स बना हुआ है ग्रुप से। और बैंक निफ्टी के अंदर 12 बैंकिंग स्टॉक है और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज का एक ग्रुप है। तो वैसे MSCI के अंदर आज के डेट में 164 इंडियन कंपनीज का एक स्टॉक का एक इंडेक्स बना हुआ है। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले ये देखते हैं MSCI इंडिया इंडेक्स का परफॉर्मेंस क्या है। उसके बेस पर वो ETF इंडेक्स फंड के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करता है। इंडिया में जो मेजर सेक्टर्स है जैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है, उसमें से HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक इसमें इंक्लूड है। और IT सेक्टर में से तो इन्फोसिस, TCS जैसे कंपनी से इसमें, और एनर्जी सेक्टर से रिलायंस जैसे बिग जायंट कंपनी है इसके अंदर। और जो अदर सेक्टर्स है उसमें से जैसे L&T है, M&M है, एयरटेल है, इस टाइप का जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज का एक इंडेक्स बना हुआ है। और MSCI इंडिया इंडेक्स है, ये ऐसे नहीं है एक बार जो 164 कंपनीज को उसके अंदर हमने ऐड किया तो वो परमानेंट यही रहेंगे, ऐसे नहीं रहेगा। क्योंकि ये बार बार रिव्यू करता रहता है इस कंपनीज का फंडामेंटल्स क्या है, कहीं चेंज तो नहीं हुआ है, टेक्निकली वीक तो नहीं हो रहा है, और इसमें कोई फ्रॉड का प्रॉब्लम तो नहीं है और रिस्क तो नहीं है। ये सब चीज को वैल्यूएशन को भी देखता है। ये सारे चीज टाइम टू टाइम वो रिव्यू करते रहता है। रिव्यू करने के बाद में ये साल में 4 बार इसको में से जो रिव्यू करने के बाद में उसमें से कुछ स्टॉक को ये साल में 4 बार उसमें से आउट भी करते हैं, कुछ स्टॉक को ऐड भी करते हैं इसके अंदर। तो 4 बार इसमें ये डेट है, ये फिक्स किया हुआ है। जैसे इसका टाइमिंग है फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर में, ये महीने में ये इसका रिबैलेंसिंग होता है। तो इसमें यहाँ पर हमें ये देखना है, यहाँ पर 2 टाइप का रिबैलेंसिंग होता है। एक हो गया फरवरी और अगस्त वाला, ये माइनर करेक्शन होता है इसके अंदर, माइनर रिबैलेंसिंग होता है। और मई और नवंबर वाले में मेजर रिबैलेंसिंग होता है। मेजर रिबैलेंसिंग और माइनर में क्या फर्क है, मान लीजिए नवंबर में कुछ हमने स्टॉक को ऐड किया है, ऐड करने के बाद में नेक्स्ट मेजर करेक्शन करते हैं मई में। मई तक मतलब 6 महीने का गैप है। इस 6 महीने के गैप में इस कंपनी का जो स्टॉक है इसमें कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, बीच में जो रिव्यू करने के बाद में अगर इन केस कोई इमरजेंसी है, इमीडिएटली उनको रिमूव करना है, तो वो जो फरवरी वाला सेशन में करते हैं, अगर नहीं होता फिर सीधे मई में करते हैं। तो मेजरली जो मेजर रिबैलेंसिंग जो होता है, जो मई और नवंबर, इस टाइम पर ज्यादा करेक्शन हमें देखने को मिलता है। और फरवरी और अगस्त वाला है ये माइनर करेक्शन है। करेक्शन मतलब ज्यादा इसके अंदर रिव्यू नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अब देखते हैं इन्वेस्टर्स इस इंडेक्स के ऊपर इतना ज्यादा जोर क्यों देते हैं, इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता है। इसका वजह ये है, जब कोई स्टॉक को MSCI के अंदर इंक्लूड किया जाता है उस टाइम पर सबको पता चलता है ये स्टॉक को MSCI ने अगर सेलेक्ट किया तो इसका फंडामेंटली ये स्ट्रांग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस भरोसे में जितना भी जो मॉर्गन स्टैनली तो उनका फर्म तो खरीदेगा ही है, साथ साथ में जितना भी जो FIS है अदर कंट्रीज का भी, जो हमारा जो यहाँ पर भी जो रजिस्टर्ड है जितना भी FIS है इसका बेस पर बाई करते हैं। और साथ में हमारा जो कुछ जो DIS है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, ये भी बाई करेंगे और जो रिटेलर्स भी साथ में इन्वेस्ट करते हैं। उस वजह से इसका स्टॉक का प्राइस बढ़ने का संभावना रहता है। इसको फायदा उठाने के लिए सारे यहाँ पर बाई करते हैं। और जब किसी स्टॉक को उसमें से बाहर करते हैं, आउट करते हैं इंडेक्स से, तब क्या होता है, तब जो यहाँ पर पैनिक सेलिंग होता है। पैनिक सेलिंग इसलिए होता है क्योंकि पहले बात तो मॉर्गन स्टैनली तो उसको आउट कर रहा है अपना फंड से, साथ साथ में उनका बेस पर, उनका आधार पर जितना भी जो FIS ने इस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ था वो सारे अपना पोजीशन एक्सिट करेगा। साथ में ये DIS भी एक्सिस करेंगे और रिटेलर्स भी
पानी के बीच में एसिड करना शुरू करते हैं। उस वजह से क्या है, इतना बड़ा मासिव सेलिंग शुरू हो जाता है। अब ये बात आता है, जब बाइंग भी हो रहा है कुछ स्टॉक को, अगर मान लीजिए कुछ स्टॉक को और आउट करते रिमूव करते हैं, तो साथ साथ में कुछ तो इंक्लूशन भी हो रहा है, ऐड भी तो कर रहे हैं। तो जो ऐड हो रहा है उसके साथ में वहां पर बाइंग भी तो होना चाहिए। जब बाइंग सेलिंग दोनों हो रहा है तो इतना क्रैश क्यों हो रहा है? इसका वजह ये है, जब हमें कोई नेगेटिव न्यूज आ जाता है, सबसे पहले हम यही कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पैनिक में जल्दी निकलना है, अपना स्टॉक से निकलना है, हम नुकसान उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाइंग के बारे में तो बाद में सोचते हैं। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस तो वहां पर अपना टोटल प्रॉपर प्लानिंग से बाई करता है। उस वजह से पैनिक सेलिंग की वजह से वहां पर कोई जो रिटेलर्स है वो बाइंग के बारे में सोचता नहीं। दूसरा बात ये है, रीजन ये है, क्योंकि जब मॉर्गन स्टैनली जब सेलेक्ट करता है, वहां पर भी इंसाइडर्स का गेम आ जाता है। जो सिलेक्शन होते ही उनको भी पता चलता है, साथ साथ में उनको एसोसिएटेड जितना भी जो फर्म्स है उनको भी पता चलता है ये मॉर्गन स्टैनली ने सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमें धीरे धीरे इसके अंदर डिप्लॉयमेंट शुरू करना है। तो ऑलरेडी जिसको सेलेक्ट किया हुआ है फ्यूचर में इंक्लूशन के लिए, तो ऑलरेडी उसके अंदर एक बुल रन हो चुका होगी। और जब जो ये इम्प्लीमेंटेशन की डेट आता है तब ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड होते हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस वहां पर क्या मतलब बाई करने में थोड़ा सा हेसिटेट करते हैं। वो सोचते हैं एक करेक्शन होने दो, उसके बाद में हम इन करेंगे। और इस वक्त पर जो रिटेलर्स है वो भी यही सोचते हैं, क्योंकि ओवर प्राइस्ड है, यहाँ पर लेना ठीक नहीं है। और तीसरा रीजन यही है, मान लीजिए 5% वेटेज वाला एक स्टॉक को एमएसआई ने रिमूव कर रहा है, 5% वेटेज है उसका, और इंक्लूड कर रहा है कोई एक 2% वेटेज वाला स्टॉक को। जो 5% वेटेज वाला स्टॉक को कंप्लीटली अपना फंड से आउट करता है, तो वहां पर बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है। और बाई करने के लिए जो बाइंग जो हो रहा है जिस स्टॉक में जो स्टॉक इंक्लूड हुआ है उसके अंदर बाइंग हो रहा है, जो बाइंग हो रहा है वो उनका टोटल वेटेज क्या सिर्फ 2% है। जो वेटेज की वजह से भी ये जो बाइंग और सेलिंग का प्रेशर बैलेंस नहीं होता है। ये भी जो मासिव करेक्शन होने का एक वजह ये भी है। और इंडेक्स क्या अपना जो निफ्टी के अंदर इतना बड़ा क्रैश क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी जो एमएसआई ने जो सेलेक्ट किया हुआ ये हमारा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और हेवी वेट वाला स्टॉक है। जब हेवी वेट वाला हमारा एक स्टॉक को वहां से आउट करता है, तो उतना हेवी वेट तो हमारा इंडेक्स के अंदर भी है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ एचडीएफसी को, और एमएसआई ने आउट करते हैं, तो यहाँ पर एचडीएफसी का वेटेज इंडेक्स अपने इंडेक्स के अंदर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर भी उतना ज्यादा सेल प्रेशर होगा, इसलिए हमारा इंडेक्स के अंदर मासिव करेक्शन देखने को मिलता है हमें। अब आता है ये 29 मई को जो रिबैलेंस हुआ है, उसमें कौन कौन सा नया स्टॉक को इंक्लूड किया हुआ जो कुछ स्टॉक्स है मैं बताता हूँ। फेडरल बैंक है, एमसीएक्स है, नाल्को है, एल्यूमिनियो है, उसके बाद में इंडियन बैंक है। ये चार स्टॉक्स है। उसके अलावा रिमूव किया हुआ है इसमें से हुंडई मोटर्स है, जुबिलियन फूडवर्क्स है, कल्याण ज्वेलरी और आरबीएन है, इनको आउट किया है। इसके अलावा कुछ स्टॉक का इसके अंदर जो मॉर्गन स्टैनली क्या करता है, उनका जो ऑलरेडी जो वेटेज फिक्स किया हुआ, वेटेज मतलब मान लो हमारा टोटल फंड में से कितना परसेंटेज इनके लिए अलोकेट करना है, ये होता है वेटेज। तो पहले मान लीजिए 5% दिया हुआ एक स्टॉक है, उनका वेटेज दे रखा है उनका इंडेक्स के अंदर। अगर इनका परफॉर्मेंस अगर एडिक्वेट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करता है, वेटेज को भी कम कर सकता है। तो वैसे कम किया हुआ है कुछ स्टॉक में बताता हूँ कौन कौन सा है। रिडक्शन हुआ है, जैसे हिंदुस्तान लीवर है, बजाज फाइनेंस है, टीसीएस है, और एनजीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट है। इतना स्टॉक का इन्होंने वेटेज कम किया और वेटेज बढ़ा है अदानी पावर, बीपीसीएल, ट्रेंट और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर। अब बात आता है, इतना बड़ा है कि इवेंट है, फिर भी हम आम इन्वेस्टर्स को ये पता क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं पता होता है? इसमें पता करने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो इवेंट्स है ये प्री शेड्यूल्ड है। ये होना है जैसे फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे में, उस मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे में ये करेक्शन होना ही है, तो ये फिक्स है। इसके अलावा एमएससीआई ने खुद 17-18 दिन एडवांस में इसका कंफर्मेशन देता है। जैसे अगर 28 फरवरी को होना है, तो लगभग 11-12 फरवरी को ये कंफर्मेशन देगा, इस डेट को ये करेक्शन होगा, रिबैलेंसिंग होना है, ये पहले ही हमें इन्फो करता है। तो आम इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ये डेटा को ट्रैक करना पड़ेगा, अपना कैलेंडर के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड करके रखोगे तो आपको उस दिन जब आएगा ट्रेडिंग के लिए, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहोगे। आपको पहले आप प्री प्लान कर सकता है, मुझे 3 बजे के बाद में कोई ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, एंट्री करता हो तो किस टाइप का एंट्री करना है, ये सारे आप प्लान कर सकते हैं।
अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है, क्या ये MSCI रिबैलेंसिंग डे के अंदर क्या है सिर्फ बियरिश होने का ही संभावना है, चांस है? ऐसे कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी ये बुलिश भी होता है। ये बेसिकली कॉमनली स्टॉक का वेटेज के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मान लीजिए जिस स्टॉक को रिमूव कर रहा है और वो एक कम वेटेज वाला स्टॉक है और जिसको इंक्लूड कर रहे हैं वो हैवी वेट वाला है, तो नॉर्मली ये एक बुलिश भी हो सकता है। लेकिन हम देखोगे परसेंटेज बेस देखोगे तो आपको 80% बियरिश डे नजर आता है, सिर्फ 20% प्रोबेबिलिटी है बुलिश होने का। अब आता है हम ऐसे रिबैलेंसिंग वाला डे में हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 3 बजे तक अगर कोई पोजीशन और होल्ड कर रखा है तो आप उस पोजीशन से एक्सिट करके सेफ हो सकता है। एक बात और है, जब MSCI रिबैलेंसिंग के वजह से जब मार्केट में जो मासिव सेलिंग प्रेशर आ जाता है उस टाइम पर हमारा जो DIS क्या करता है, मार्केट को होल्ड करने के लिए जिन स्टॉक में हेवी सेलिंग हो रहे हैं वहां पर बाई करके मार्केट को स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए और प्राइस को होल्ड करने के लिए वहां पर बाई करके सपोर्ट करता है। लेकिन जो 27 फरवरी 2026 में 26 को जो रिबैलेंसिंग हुआ था उस दिन भी एक मासिव करेक्शन हुआ था, लेकिन उस दिन DIS ने सपोर्ट किया नहीं, उन स्टॉक को बाई करके सपोर्ट नहीं किया। 27 फरवरी 2026 को जो रिबैलेंस के दौरान जो मासिव करेक्शन निफ्टी के अंदर देखने को मिला था, सेंसेक्स और निफ्टी में, उस टाइम पर हमारा DIS ने यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, उस वजह से मार्केट एक फ्री फॉल महसूस किया। और आप लोगों में से कोई जानता है ये अपना DIS ने निफ्टी को सपोर्ट क्यों नहीं किया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आखिरी सवाल ये आता है, क्या हम इस जो क्रैश के दौरान ट्रेड करके मुनाफा कमा सकता है? हाँ, कर सकता है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा। जैसे हम जो एक्सपायरी डे में जो 0 हीरो की स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं उस टाइप में आपको कुछ स्ट्रैटेजी मैनेवर करना पड़ेगा, करके आप वहां पर शॉर्ट पोजीशन बना के तुरंत पैसा कमा सकता है। लेकिन ये क्या है, आपको SL कहाँ पर एक्सिट करना है, SL कहाँ सेट करना है, ये आपको खुद अपना प्लानिंग से करना पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही है। और इस वीडियो और आपको इंफॉर्मेटिव रहा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।